हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 26 नवंबर। देखें करंट अफेयर्स में कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। जो कम्प्लीटली नहीं हुआ था, इससे कुछ पार्ट्स प्रियम्बल वगैरह और कुछ पार्ट्स इसके लागू कर दिए गए थे। तो आपसे एक चीज़ याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान इंटरिम रूप से लागू किया गया था, मतलब कुछ पार्ट उसके लागू किए गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कम्प्लीटली कब लागू किए गए थे, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक अंतर याद रखिएगा, है ना। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है ना। ठीक है। और इनकी आखिरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो वो याद रखिएगा 24 तारीख को। हम लोग बस इस दिन इन लोग 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लोग साइन वगैरह किए थे, मतलब पूरा ड्राफ्ट तो हो गया था 26 नवंबर को ही, है ना। पूरा साइन वाइन भी लेकिन साइन करना बचा रह गया था, तो ये 24/1/1950 को फाइनली साइन करते हैं। और 26/1/2019 सॉरी 2000 बार बार आ रहा है, देखो। पूरा फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया कब, 26/11/1949 को, ठीक है। तो इस दिन इन्होंने कुछ पार्ट्स के लागू भी कर दिए। किस दिन से, 26 नवंबर 1949 से, राइट। और साइन वगैरह पूरा कंप्लीट नहीं था, तो साइन वगैरह इन्होंने कब किया, 24 जनवरी को किया, है ना, 1950 में। और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। ठीक है। तो बेसिक चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। COP 29 खत्म हो चुका है, मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया था इसको। इसके आउटकम्स के बारे में बात करूँ, देखो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, तो आप याद रखिए कभी भी आउटकम्स अगर आपको नहीं भी पता है, किस पे फोकस करेंगे ये नहीं पता है, तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। एक क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, दूसरा इकोनॉमिक रिलेटेड डिस्कस करेंगे, है ना। तीसरा मैंने बोला था इंक्लूसिव बेसिकली ग्रोथ की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। यही सारे टॉपिक्स हर मीटिंग में लगभग किए जाते हैं। देखो बाकू अजरबैजान में क्या हुआ, अब बाकू अजरबैजान में COP 29 की मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, अजरबैजान में। ठीक है। किस पे फोकस था, स्केलिंग अप क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट और फाइनेंस, ठीक है, ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक, और क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें उन्होंने फोकस किया था, है ना। अब देखो अजरबैजान कहाँ है, तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, एक सेकंड, ये सही मैप नहीं है, ये ऐसे रहता है थोड़ा सा, है ना। ठीक है। तो अब इंडिया का अगर मैप देखोगे, ठीक है, अगर इंडिया का मैप देखोगे, तो ये यहाँ से इधर है, ये रहा आपका अजरबैजान। अजरबैजान का बॉर्डर देखोगे तो इसका बॉर्डर भी लगता है किससे, कैस्पियन सागर से, है ना। तो कैस्पियन सागर से इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी थोड़ा सा आप जान के रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। देखो अब अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू है, तो ये याद रखिएगा। देखो बाकू में हुआ था, इसके कैपिटल में हुआ था, तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि मैं चाहता हूँ फॉलोइंग देखे, ठीक है, कि इधर बाकू लिख देगा और इधर लिख देगा अजरबैजान, पाकिस्तान, अर्मेनिया, ऐसे लिख के दे देगा, आपको बताना रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसको पड़ोसी देशों की बात करें, देखो ईरान है, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है और रसिया, इसके 4 पड़ोसी देश हैं, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अजरबैजान के रसिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया और ईरान, इनसे बॉर्डर लगता है ना। अब जो कैस्पियन सागर से इसका बॉर्डर लगता है, तो कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती है ना, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, कैस्पियन सागर से बेसिकली मैंने आपको बहुत पहले, तो जब जो लोग पहले से करंट अफेयर पढ़े उनको पता होगा, मैंने एक शब्द बताया था आपको, क्या, तारीख। कैसे है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ऐसे आप याद रख सकते हो, ये तारीख हिंदी में आप याद रखो, है ना, लेकिन इंग्लिश से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्री, पहले एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। तो इधर देखोगे कजाकिस्तान से बॉर्डर लगता है कैस्पियन सागर का, उसके बाद आप आओगे तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर लगता है, उसके बाद आप देखोगे इधर तो ईरान का बॉर्डर लगता है, और यहाँ पे आपका अजरबैजान का लगता है, और यहाँ पे आपका रसिया का लगता है, ठीक है। देखो अब ये 5 ही कंट्री हैं, तो देखो टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा तजाकिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा ईरान, के से हो जाएगा कजाकिस्तान। तो मैं याद होगा आपको, तो मैंने तारीख के नाम से बहुत बार आपको डिस्कस किया, ये ट्रिक है याद करने की, क्योंकि कई बार ये ना याद करना हमें मुश्किल होता है, लेकिन तारीख याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक एक ये नाम ही डबल कोई रिपीट हो नहीं रहा, तो इसलिए कन्फ्यूजन होगा नहीं आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे तारीख से नाम से, या तो फिर आप सीक्वेंस से भी याद कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कुछ अपना भी निमोनिक्स बना सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया, ठीक है। तो एक बार अच्छा, अगर आप सीक्वेंस याद रखो, मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपको याद हो, राई टीके। अब देखो ये सीक्वेंस हो जाएगा, रसिया, अजरबैजान, फिर उसके बाद ईरान, RAI हो गया, फिर टी, तुर्कमेनिस्तान और के। तो राय टीके के नाम से भी आप याद रख सकते हो, या तो आप राय टीके लिख दीजिए, या राय टीके कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रसिया हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और कजाकिस्तान हो जाएगा। आपको ऐसे याद रहे तो ये याद करिए, तारीख से याद रहे तो आप तारीख से याद रखिए, है ना। चलो एआई टीजा टीगा बोलते हैं जनरली इसको। एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जो कि इसकी 6th बैठक हुई कहाँ पर, नई दिल्ली में, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो आपका एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है वो कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। अब इसमें कितने मेंबर कंट्री हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो एशियान तो बना था 1966 में, 67 में, ठीक है। इसमें कंट्री की बात करें तो इसमें जकार्ता, जकार्ता इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की कैपिटल ही है जकार्ता, ये इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। इसमें शुरू में ना 5 फाउंडिंग मेंबर थे, जैसे जब ये आसियान बनाया गया ना, जब ये आसियान बनाया गया था तो इसमें 5 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये देखो कि इनके डेट सेम होंगे, देखो, है ना। तो इन पांचों ने मिलकर बनाया था। फिर छठा कंट्री ऐड होता है ब्रुनई 84 में, फिर वियतनाम 95 में, फिर 97 में 2 कंट्री एक साथ ऐड होती है, लाओस और म्यांमार, और इन्होंने 1999 में कंबोडिया को ऐड कर दिया। तो आप अगर मैप में देखोगे ना, तो जो हम लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, इसमें आसियान के 10 के 10 देश आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया के ईस्ट में आता है ये, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये 10 कंट्री आपको याद होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि याद भी हो जाएगा क्योंकि ये आसियान से सारी की सारी कंट्रियां ले लेता है, ठीक है। देखो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट की कंट्रियां हैं। तो आप इंडिया का मैप बनाओगे तो हमारा यहाँ पे आता है। तो देखोगे यहाँ से बॉर्डर लगना चालू होता है म्यांमार से, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। मैंने आपको बताया था कंबोडिया, कंबोडिया से लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कोलंबिया को लेकर। तो कोलंबिया कहाँ उधर है, कहाँ साउथ अमेरिका में, ये कंबोडिया है, ठीक है। इसके बाद ये आपका वियतनाम का बॉर्डर आ जाता है, ये पूरा आपका वियतनाम है, ये देखो, है ना। ये वियतनाम हो गया। फिर नीचे आओगे तो सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, यही पे इसकी कैपिटल है कहाँ, जकार्ता में, यहाँ पे, ठीक है। सॉरी कैपिटल नहीं, हाँ इसकी कैपिटल भी है और हेडक्वार्टर भी है, आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है, ये याद रखेंगे। और फिलीपींस। ये देखो मेजर मेजर जितने भी आपका साउथ ईस्ट की कंट्री है ना, सारे के सारे हैं इसमें, ठीक है। एक ही कंट्री नहीं है जो पापुआ न्यू गिनी है, जिसको हम बोलते हैं, वो कंट्री इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी मेजर मेजर जितने कंट्री हैं सारे के इंक्लूड है, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में देखो यही सारी कंट्री, सॉरी साउथ ईस्ट में मतलब साउथ ईस्ट एशिया में ये सारी कंट्रियाँ आती हैं, इसको हम बोलते हैं आसियान। तो आप इसको याद रखिए। ये डायरेक्टली आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ देगा, या फिर आपसे पूछ देगा आसियान का कौन सा मेंबर नहीं है, ये पूछ देता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की। देखो इसको इस्टेब्लिश किया गया था पटना में, बिहार में। जो लोग बीपीएससी इस साल दे रहे होंगे, है ना, बिहार पीएससी, पीएससी के जिसको बात कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस बार दे रहे होंगे बीपीएससी, राइट, वो याद रखेगी, ये आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे कि जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया, कहाँ खोला गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। प्लस अगर डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन ऐसा एक जीव है दोस्तों, जो लगभग हर ना 30 से 2 मिनट के अंदर में क्या होता है, 120 सेकंड के अंदर में ये पानी में अंदर सांस नहीं ले पाता है। तो ये ऊपर आता है, ऐसे छलांग लगाएगा, फिर ऊपर जैसे छलांग लगाता है ना, उस समय सांस लेता है और फिर नीचे चला जाता है, हर 2 मिनट पे। ये पानी के बहुत डीप में नहीं रहते हैं, ये पानी की सतह पे ही तैरते रहते हैं, ठीक है। इसको गंगेश डॉल्फिन भी बोलते हैं। तो अगर आईसीएन की लिस्ट में बात करें तो ये लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया है। अगर हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है, उसके परिशिष्ट वन में रखा गया, अनुसूची वन में रखा गया, साइट्स की परिशिष्ट वन में रखा गया। वन में रखने का पर्पज क्या है बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वन में जो चीजें रख दी गई, चाहे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें, चाहे साइट्स की बात करें, चाहे सीएमएस की बात करें, ठीक है, अगर उसमें रख दी गई तो आप उसका ना पोचिंग कर सकते हो, पोचिंग मतलब उसको मार नहीं सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो, अगर करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। प्लस आप इसको संरक्षित करोगे, है ना, ठीक है। ये सारी सुविधाएं, मतलब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इनके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितने लोग होता है ना, मार के खा जाते हैं मछली समझ के, राइट। आप वो सारी चीजें, कुछ भी एक्टिविटी इनके साथ नहीं कर सकते, अगर पकड़े जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि हम इनको बेसिकली क्या कर प्रिजर्व कर सकें, इनकी संख्या को बढ़ा सकें, इनको और बचा सकें, इनके हैबिटेट को चिन्हित करके उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दे सकें। क्योंकि होता क्या है, हम ह्यूमन और डॉल्फिन के बीच संघर्ष होता है, तो आदमी जानते हैं कि आदि मानव जैसा ही रिएक्ट करते हैं हम लोग, तो हम लोग मार देते हैं जनरली, है ना, हमें डर लगता है इनसे, क्योंकि बड़ी बड़ी थोड़ी सी होती हैं तो और भी डर लगता है, ठीक है। और कितने लोग तो इसका पोचिंग करके खाते भी हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके लिए केयर करने की जरूरत है, ठीक है, इतनी याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ तथ्य है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
ये मीठे पानी में रहती है, सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। कहाँ रहती है? मीठे पानी में रहती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि करके शिकार करती है, मतलब इसको दिखता नहीं है ना। तो याद रखिएगा, डॉल्फिन को दिखता नहीं, अंधी होती है, हाँ हाँ, ठीक है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि यूज करके क्या करती है? अपना शिकार करती है, मतलब ध्वनि छोड़ती है, कोई मछली है आगे टकराएगी, फिर इसके पास आएगी, तो इसको पता चल जाता है कि यार इतनी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है, कि 20 मीटर की दूरी पे, कि 5 मीटर की दूरी पे, कि 1 मीटर की दूरी पे है। इसको सारा का सारा डिटेल पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो, ये पानी में सांस नहीं ले सकती है, तो क्या करती है? हर 30 से 120 सेकंड के अंदर में सतह पे आती है, मतलब लगभग एक आधे मिनट से 1-2 मिनट के बीच में आती रहती है ऊपर, है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जब ये श्वसन करती है तो सुसु की आवाज निकलती, सू ऐसे करके आवाज निकलती रहती है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, 3-4 देशों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा भारत, नेपाल और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में क्यों पाया जाता है? क्योंकि गंगा नदी वहां तक जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी वहीं पे जाके मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा वहां भी पाई जाती है, तो याद रखिएगा। अगर इंडिया के राज्यों की बात करें तो असम में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो बेसिकली जो गंगा के इलाके के किनारे के इलाके हैं ना, उन्हीं राज्यों में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, आपकी एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में भी पाया जाता है ना। तो याद रखिए, माजुली द्वीप है जो इकलौता तैरता हुआ बेसिकली जिला है। तो याद रखिए, माजुली द्वीप के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। और आप पाएंगे क्या है वो जैसे नदी ऐसे गई है ना, तो नदी के ऐसे ही पानी में है ये द्वीप, पूरा तैरता हुआ द्वीप, इसको कई बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये पानी में है, ठीक है। ये जिला, इन्होंने माजुली को एक जिला ही घोषित कर दिया है, नाम क्या है? माजुली। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, माजुली माजुली जो द्वीप है या फिर जिला है, कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। गुरु तेज बहादुर जी की शहीदी दिवस मनाएगी दोस्तों 24 नवंबर को, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है? देखो, आप जब सिख धर्म में जाओगे तो टोटल 10 गुरुज थे, तो 10 गुरु के नाम काम याद रख लीजिए, उन्होंने बेसिक बेसिक क्या काम किए, पहले और आखिरी तो एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1469 में। एक सेकेंड ना, हाँ, गुरु नानक जी को देखो तो 1469 में जन्म हुआ था, और 1539 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये पहले गुरु थे सिख धर्म के, इन्होंने सिख धर्म का नींव भी रखा था, इन्होंने लंगर प्रथा भी चालू किया था, देखो लंगर जंगल। अच्छा, एक चीज आज याद रखिएगा, सिख धर्म के लोगों की कुछ चीजें बहुत बढ़िया है, जानते हैं क्या? ये लोग सोसाइटी जितना लेते हैं ना, तो वो पे बैक करने की भी कैपेसिटी होती है, ये सब सारे मतलब समुदाय में नहीं है ना। ये किसी भी समुदाय में आपको नहीं मिलेगा। आप देखोगे लंगर मतलब लंगर में जो चीजें यूज करते हैं ना, ऐसा नहीं कि घटिया यूज क्वालिटी की यूज करेंगे, नहीं, जितनी भी लंगर में चीजें यूज की सब A1 क्वालिटी की यूज करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, राइट। ये लंगर प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी, गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। तो ये पहले गुरु थे, याद रखिएगा। पर जब 550वीं जयंती हमने मनाई थी, तो हमने याद है करतारपुर कॉरिडोर शुरू किया था, जो कहाँ है? आपका इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है ना। मैंने कहा था बिना वीजा के जा सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी इसको पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसके बाद अंगद गुरु अंगद देव आए थे, फिर अमरदास आए, ठीक है। गुरु रामदास आए। गुरु रामदास को ही अमृतसर की जो जमीन थी वो अकबर ने दी थी, तो ये याद रखिएगा, इनका वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। अकबर ने 1577 ईस्वी में क्या किया था? अकबर द्वारा जमीन दी गई थी अमृतसर, तो अमृतसर जो बसा है, ये इनके द्वारा स्वर्ण मंदिर वगैरह इन्होंने निर्माण ही इन्होंने चालू करवाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और गुरु अर्जुन जी जब आए तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर का पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। और जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं, इनका भी संकलन इन्होंने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया था, कंप्लीट कराया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। जो गुरु हरगोविंद थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों, जैसे एक आप देखेंगे ना, कुछ लड़ाके टाइप में होते हैं सिख धर्म में लोग, तो इन्होंने सैन्य मतलब बेसिकली ये कहा गुरु हरगोविंद सिंह ने कि देखो, आप अपनी रक्षा तो सब कुछ कर ही रहे हो, लेकिन आपको एक लड़ाके भी होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो परिवार में जो लोगों की रक्षा करने के लिए बेसिकली क्या हो, सहज हो। तो इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और कहा कि हम एक सोल्जर भी बनाएंगे, एक सोल्जर हमारा भी रहेगा, मतलब सैन्य समुदाय भी रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा गुरु हरदास गुरु हर राय, गुरु हर किशन, इन्होंने बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया था। और गुरु तेज बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखिएगा, खालसा नामक युद्ध समुदाय की स्थापना इन्होंने की थी, तो ये याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो बस यही था। और ये जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो इतनी चीजें याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम स्टार्ट किया गया, तो ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे, याद है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, सोनीपत हरियाणा में।
यहाँ पे बेसिकली चालू किया गया है। तो यहाँ पे संविधान की कुछ ओरिजिनल प्रतियां भी रखी गई हैं, प्लस उस टाइम पे जो चीज़ें यूज हुई थी, राइट, उनको रखा गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे खोला है। ठीक है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जो हमारा सेंट्रल म्यूजियम है, उसके साथ मिलके इसको चालू किया गया है। ठीक है, सोनीपत हरियाणा में। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक कुरान डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, अभी आपने सुना होगा सिया मुस्लिमों के द्वारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो ग्रुपों में। तो ऐसा नहीं है कि देखो इंडिया में हिंदू मुस्लिम करते हैं, हर जगह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और कायदे से देखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इन द सेंस की फलक पड़ता ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीजन ये होना चाहिए। देखो आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसियन हो, चाहे बुद्ध हो, बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म के हो, आपका देखो हर कोई अपना शांति से जीवन जीना चाहता है। लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स एंट्री हो जाती है ना, वो लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम है नहीं हमारे देश में, लेकिन बना दिया जाता है या बना दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी ग्रुप लड़ना नहीं चाहता है, सबको शांति पसंद है, सब अपना जीवन अच्छे से काटना चाहते हैं, लेकिन कुछ मतलब अराजक तत्व होते हैं जो कर देते हैं। यहाँ पे यही है, देखो मुस्लिम धर्म में भी लड़ाई चलती है शिया और सुन्नी का। ठीक है, शिया और सुन्नी ये अपने आप को महान कहते हैं, वो अपने आप को महान करते हैं। तो ये आपस में इनका भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये तो यहाँ पे हुआ तो याद है, कुरान एक प्लेस है यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल से रिलेवेंट है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुरान मैच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ पे है, मैच करिए। ठीक है, अफगानिस्तान में है, तजाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कुरान, ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।